नमस्कार। आज की इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे पुराने पहाड़ों अरावली के एक बेहद दिलचस्प और ज़रूरी सफ़र पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ पत्थर और चट्टानें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी विशाल दीवार है जो सदियों से हमारे पर्यावरण की रक्षा करती आ रही है। लेकिन सच कहूं तो आज ये दीवार एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और इन प्राचीन पहाड़ों की पूरी कहानी को समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी चर्चा 4 मेन हिस्सों में बटी होगी। पहले हम इंडियाज एंशिएंट इकोलॉजिकल शील्ड को समझेंगे, फिर आएंगे द 100 मीटर कंट्रोवर्सी पर, उसके बाद थ्रेट टू दिल्ली एनसीआर का विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे इसका समाधान यानी बिल्डिंग द ग्रीन वॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, इंडियाज एंशिएंट इकोलॉजिकल शील्ड, अ बिलियन ईयर ओल्ड बैरियर। देखिए, एक स्वस्थ अरावली श्रृंखला किसी जादू से कम नहीं होती। ये पहाड़ एक विशाल प्राकृतिक वाटर स्पंज की तरह काम करते हैं, यानी ये मॉनसून की बारिश को जमीन के अंदर सोख लेते हैं, जिससे नदियां साल भर जिंदा रहती हैं। सिर्फ यही नहीं, ये थार रेगिस्तान के आगे एक भारी भरकम दीवार बनकर खड़े हैं जो रेगिस्तानी रेत को आगे बढ़ने से रोकती है। और हाँ, ये पहाड़ मॉनसून के बादलों को दिशा भी दिखाते हैं ताकि वो आगे बढ़कर सब हिमालयन नदियों को पानी दे सकें। इनकी भौगोलिक विशालता वाकई हैरान करने वाली है। सोचिए, ये प्री कैम्ब्रियन युग के हैं, मतलब लगभग 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराने। दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स होने के नाते इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये पूरी श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और इनका सबसे ऊंचा बिंदु है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि ये इकोलॉजिकल ढांचा आखिर कितना विशाल और जरूरी है। अब आते हैं दूसरे और सबसे चर्चित हिस्से पर, द 100 मीटर कंट्रोवर्सी, डिफाइनिंग अ माउंटेन। इस पूरे विवाद की जड़ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई एक नई परिभाषा। इस नए नियम के मुताबिक अरावली हिल्स सिर्फ और सिर्फ उसे ही माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास के समतल इलाके से कम 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। और अगर ऐसे पहाड़ों का समूह एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो तो उसे अरावली रेंज कहा जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये परिभाषा यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के एक पैनल ने तय की थी, जिसका मकसद अलग अलग राज्यों के पर्यावरण नियमों में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाना था। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ तरीके से दिखाती है कि इस कानूनी नियम का जमीनी असर कैसा दिखेगा। देखिए कि कैसे इस नई परिभाषा ने सुरक्षित क्षेत्रों को उन जमीनी हिस्सों से अलग कर दिया है जो अब 100 मीटर से कम ऊंचे हैं। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक काल्पनिक रेखा ने तय कर दिया है कि कौन सा हिस्सा अब सुरक्षित अरावली कहलाएगा और किसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। एकदम आमने सामने का अंतर है। अब इस नए कानून को लेकर 2 बिल्कुल अलग नजरिए सामने आए हैं और हमारे लिए दोनों को निष्पक्ष तौर पर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ सरकार का तर्क है कि ये नया नियम एक पारदर्शी, निष्पक्ष और वैज्ञानिक ढांचा देता है। उनके अनुसार इससे पुरानी कानूनी खामियां खत्म होंगी और अवैध खनन या इल्लीगल माइनिंग को रोकने में आसानी होगी। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों की चिंताएं भी अपनी जगह बिल्कुल गंभीर हैं। उनका कहना है कि ये नियम पर्यावरण की निरंतरता को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इससे होगा ये कि बहुत सारे छोटे पहाड़ सुरक्षा कवच से बाहर हो जाएंगे, जिससे इन नाजुक क्षेत्रों में माइनिंग और शोषण का खतरा काफी बढ़ जाएगा। और अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालें तो ये वाकई चौंका देने वाले हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंतरिक डेटा के हिसाब से उन्होंने लगभग 12,081 पहाड़ों की मैपिंग की थी, लेकिन इस नई 100 मीटर की परिभाषा पर सिर्फ 1048 पहाड़ ही खरे उतरते हैं। यानी अरावली श्रृंखला का सिर्फ 8.7% हिस्सा ही नए नियम के मुताबिक सुरक्षित बचेगा, जबकि 91.3% हिस्सा अपनी पर्यावरण सुरक्षा पूरी तरह खो देगा। नियम बदलने से कितने बड़े पैमाने पर पहाड़ प्रभावित होंगे, ये इस चार्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, द थ्रेट टू दिल्ली एनसीआर, व्हेन द बैरियर ब्रेक्स। पिछले कुछ दशकों में बिना किसी ठोस नियम के जो खनन हुआ है, उसने पर्यावरण को पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया है। एक तरफ देखिए वो हरे भरे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ वो तबाही, जहां एक वक्त की मजबूत दीवार अब टूट चुकी है। ये वही जगह है जहां लगातार माइनिंग की वजह से जमीन की शक्ल ही बदल कर रह गई है।
इस तबाही का असर सिर्फ देखने भर का नहीं है, ये सीधे तौर पर जमीन पर महसूस हो रहा है। पिछले 50 सालों में राजस्थान में अरावली के 31 पहाड़ पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। जी हाँ, गायब। इन पहाड़ों के टूटने से जो रास्ते बने हैं, वहां से थार रेगिस्तान की रेत तेजी से पूर्व की तरफ यानी हमारी तरफ आ रही है। इसका नतीजा, आसपास के इलाकों में डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है और भयंकर धूल भरी आंधियां आने लगी हैं। और इस सब का असर पड़ता है दिल्ली एनसीआर की हवा पर, जो लगातार जहरीली हो रही है। PM 2.5 और PM 10 का स्तर भयावह स्थिति तक पहुंच रहा है। सिर्फ हवा ही नहीं, पानी का भी यही हाल है। जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर तेजी से कम हो रहा है और एक्वीफायर सिस्टम बुरी तरह से डैमेज हो गया है। आखिर में हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, बिल्डिंग द ग्रीन वॉल, रिस्टोरिंग द शील्ड। अब इस परेशानी का समाधान अचानक से हवा में से नहीं आया है। अफ्रीका के विशाल ग्रेट ग्रीन वॉल इको रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे रेगिस्तान के बढ़ते कदमों को सक्सेसफुली रोका जा सकता है। और इसी शानदार मॉडल ने भारत के इस नए अरावली प्रोजेक्ट की नींव रखी है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अपने आप में कितना विशाल और महत्वाकांक्षी है। जरा सोचिए, ये एक 1400 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाएगा, जिसका लक्ष्य लगभग 2.7 मिलियन हेक्टेयर बंजर और खराब जमीन को दोबारा हरा भरा करना है। ये कॉरिडोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के बीच एक तरह का इकोलॉजिकल ब्रिज बनाएगा। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ ठोस और एक्शन लेने वाले कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, ड्रोन और सैटेलाइट जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके माइनिंग पर लगे प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना। दूसरा कदम है रेगिस्तानी रेत को ठहराव देने के लिए कॉलीगोनम और अकेशिया जैसे स्थानीय नेटिव पौधों को लगाना। और तीसरा, पानी को बचाने के लिए पुरानी और स्थानीय प्रणालियों को वापस लाना, जैसे तांकर्स और झलारास। इनके जरिए वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि पानी की समस्या को बिल्कुल जड़ से ठीक किया जा सके। तो अब इस सारी चर्चा के बाद एक बेहद प्रभावशाली और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। क्या पर्यावरण के नियमों को एक कानूनी दायरे या स्टैंडर्डाइजेशन में बांधना हमारे अरबों साल पुराने और जटिल पर्यावरण की सच्चाइयों के साथ सुरक्षित रूप से चल सकता है? विकास की जरूरत और भारत के सबसे पुराने पहाड़ों के बचाव के बीच के इस नाजुक संतुलन को समझना ही आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसे अपने चिंतन का हिस्सा बनाते हुए हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।